कल्पामृत परिवार के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा इस कल्पामृत सक्सेस एकेडमी के जूम मीटिंग के अंदर। जो भी आज नए साथी हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म की मीटिंग को सुनने के लिए आए हैं, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है और स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जिस मीटिंग को सुनने के लिए आए हैं और जिसका टॉपिक जो है वो है डायबिटीज। डायबिटीज की जो समस्या है, मधुमेह की जो समस्या है, हम आप लोगों के बीच में हम जब भी सुनते हैं और देखते हैं, दूसरा या तीसरा व्यक्ति आपको इस तरह से पीड़ित नजर जरूर आता है। और वहां पे ये हमारे मन में बहुत सारे भ्रांतियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं उसको लेके कि सच में क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है, या क्या हमें जीवन भर जीना पड़ेगा इसके साथ में। तो उन्हीं सब चीजों के मार्गदर्शन के लिए हम कल्पामृत परिवार के सभी साथी, जो पुराने हैं वो तो सभी लोग जानते हैं, जो नए हैं वो उन हम सब लोग, हमारे जो आदरणीय हैं डॉक्टर आर के सिंह जी, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत सारे पेशेंट को ठीक कर चुके हैं। आज हमें उन्हीं को सुनने का और जानने का बहुत अच्छा मौका है, जिसके मार्गदर्शन में हम लोग ये पता कर सकते हैं, ये समझ पाएंगे कि हम लोग डायबिटीज ठीक होती है या नहीं होती है, या कैसे होती है, उससे लेके लोगों के मन में क्या क्या भ्रांतियां हैं। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन शानदार मीटिंग आज होने वाली है। तो आप सब लोगों से निवेदन है, ध्यान से और अपना डायरी पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हमें आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह जी से मिलती हैं, मैं सच में बताऊं, मैं उनका मतलब हमेशा इतना आभारी रहता हूँ। जितना भी मैंने आज तक डायबिटीज को ठीक करने के लिए जो भी कुछ सीखा है, मैं इन्हीं की वजह से सीख पाया हूँ। तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद और आशा यही करता हूँ कि आप सब लोग ध्यानपूर्वक इस मीटिंग को सुने, समझें। और स्वागत करना चाहूंगा मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह जी का। आप सभी की तालियों के साथ में आप सब अपना हैंड रेज कर सकते हैं डॉक्टर आर के सिंह जी के स्वागत के लिए। सर स्वागत है आपका, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। थैंक यू। जी सर। थैंक्स अ लॉट। हम अपने कल्पामृत के जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी हैं, डॉक्टर सुदेश जी, डॉक्टर दिनेश जी हैं, गुरु जी हैं सतपाल जी, हमारे दिनेश जी हैं, और अभी अक्षय जी जो है सो इस तरह के जो ट्रेनिंग है उस पर फोकस है। उन सब लोगों को मैं नमन करता हूँ। साथ में आज जितने भी हमारे कल्पामृत परिवार के सदस्य आज हमसे जुड़े हैं और इस संकल्प के साथ जुड़े हैं कि हमें सीखना है और उस सीख को जन जन तक पहुंचाना है। और सीखने का जो विषय है वो है, वाकई हम मधुमेह मुक्त जीवन जी सकते हैं। वाकई हम मधुमेह मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो हम इस पे चर्चा करेंगे और धीरे 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 जब आप समझेंगे तो एट द एंड ऑफ आवर मीटिंग आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि ये एक मिथ है कि हम डायबिटीज फ्री लाइफ नहीं जी सकते हैं। हमने अभी तक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोगों को इनेबल किया है, उनको मदद किया है स्वस्थ जीवन जीने में और मधुमेह मुक्त जीवन जीने में। माफ करेंगे, पहले हम कल्पामृत के बारे में 2 लाइन में बताता हूँ कि कल्पामृत क्या है और हम क्यों कल्पामृत के प्रति समर्पित भाव से सेवा अपना योगदान करते हैं। कल्पामृत को यदि एक लाइन में हम डिफाइन करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे परिवार के, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो सुखी रहें और स्वस्थ रहें, इस मंतव्य के साथ कल्पामृत आगे बढ़ रहा है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो व्यक्तिगत रूप से भी मेरा यही मंतव्य है कि मानो एक स्वस्थ जीवन जिए और मधुमेह मुक्त जीवन जिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब सुखी को सनातन संस्कृति में कैसे डिफाइन करते हैं? पहला सुख निरोगी काया।
पहला सुख निरोगी काया। मतलब हम सब लोगों को इस बात पे, जितना हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमें जीवन में कितना आगे बढ़ना है, हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक उसी प्रकार से हम स्वस्थ जीवन कैसे जिए, इसके लिए हमें अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने दोस्त के साथ, जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ बैठ के हमें चर्चा करना चाहिए। और धीरे 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 आप देखेंगे कि जो एक अभियान हम लोग चला रहे हैं मधुमेह मुक्त समाज का, स्वस्थ समाज का, ये आने वाले समय में एक जन क्रांति का रूप लेगा, एक जन आंदोलन का रूप लेगा और बहुत जल्दी लेगा। और जहाँ तक मधुमेह मुक्त समाज का सवाल है, तो अभी हमने जैसा आपको बताया कि अक्षत जी ने बहुत ही अच्छा से एक कल्पामित सक्सेस एकेडमी, आई मस्ट नॉट से अक्षत जी एंड टीम ऑफ कल्पामित जो डेडिकेटेड हैं, ये टीम मिल के और कल्पामित सक्सेस एकेडमी के कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज को डिवाइज किए हैं। और उसी के अंतर्गत अभी एक बहुत अच्छा पहल है जो मैं हमारे पुराने परिवार के सदस्य हैं, उनको शायद इस बात का ज्ञात होगा कि जब भी हम सेमिनार करते हैं और वेबिनार करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें मधुमेह मुक्त समाज तो बनाना है, साथ में हमें कम से कम 1 लाख डायबिटिक एडवाइजर चाहिए, जो फोकस होके, जितना फोकस होके, जितना समर्पित भाव से हम काम कर रहे हैं, उतना ही समर्पण से, उतनी ही नॉलेज के साथ, उतनी ही जानकारी के साथ, उतनी ही विश्वास के साथ वो लोगों तक पहुंचाएं। और इस प्रकार से हमारा मंतव्य है कि हमें कम से कम 1 लाख डायबिटिक एडवाइजर, हमारा 2 काम है, एक तो लोग कैसे मधुमेह मुक्त जीवन जिए, और साथ में एक एडवाइजर धीरे धीरे डेवलप करना, कहाँ पे, अपने कल्पामित के प्लेटफॉर्म से। और हमारा लक्ष्य है 1 लाख। उसकी शुरुआत विधिवत अभी शुरू हुआ है। 31 मई तक जो लोग भी डायबिटिक एडवाइजर बनना चाहते हैं, वो हमारे कंपनी में अपना नाम, अपना ईमेल आईडी वगैरह वगैरह आपको लिख के भेजना है। फिर आपको हम ट्रेनिंग देंगे और हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि आप में उतनी ही जानकारी हो डायबिटीज के बारे में जितनी जानकारी मेरे पास है। पूरा मैं आपके पास रखने का प्रयास करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा। और फिर आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं, पात्रता भी जरूरी है। तो आप यदि उसको लेते हैं तो एक डायबिटिक एडवाइजर होगा जो उतनी ही विश्वास के साथ लोगों को समझाएंगे कि हम स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं, हम मधुमेह मुक्त जीवन कैसे जी सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कल्पामित एक सागर है, कल्पामित एक सागर है, पर वहां पे मेरा काम है, एक तट को मैंने पकड़ा है और उस तट का नाम है मधुमेह मुक्त समाज बनाना। मधुमेह मुक्त समाज बनाना, हमने एक तट को पकड़ा है, उसका नाम है मधुमेह मुक्त समाज बनाना और स्वस्थ समाज बनाना। अभी हमारे होस्ट बहुत अच्छा से हमें समझा रहे थे कि आप देखेंगे कि यदि आप 5 लोगों से मिलते हैं जिनका उम्र 30, 35, 40 के आजू बाजू है, तो 5 में 3 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं, मुझे तो डायबिटीज है। और साथ में आज के दिन में भी वो 3 लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि मुझे डायबिटीज है, और डायबिटीज के बारे में हमें ये बताया गया है कि हम जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा, जीवन भर हमें डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। अब हमें समझना है कि वाकई हमें जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा या हम मधुमेह मुक्त जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड डायबिटीज होता क्या है, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि डायबिटीज हो गया तो जीवन भर हमें डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। और कल्पामित का ऐसा कौन सा अभियान है, कल्पामित के पास ऐसी कौन सी संजीवनी है जिसके बदौलत हम अपने समाज के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, उनके खोए हुए विश्वास को जगा के और उनको इनेबल करते हैं कि हम मधुमेह मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए 3 मूलभूत चीजों की जरूरत होता है, और जिसमें सबसे पहला आता है शारीरिक श्रम, दूसरा आता है ऊर्जा, और तीसरा आता है पोषक तत्व। मतलब यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें इन बातों पे पूरा पूरा ध्यान देना है कि हमें समय निकालना पड़ेगा शारीरिक श्रम करने के लिए। शारीरिक श्रम का मतलब हुआ या तो हम योगा करें या हम वॉकिंग करें। यदि मैं आप लोगों से शारीरिक श्रम की बात करता हूं तो आप ये मान के चलेंगे कि मैं भी हमारा ट्रेवल काफी रहता है, पर ट्रेवलिंग के बावजूद 20 से 22 दिन
हम शारीरिक श्रम पे ध्यान देते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं। जो मैं आपसे कहता हूँ उसके पहले मैं खुद उस बात को अपने जीवन में आत्मसात करता हूँ, फिर मैं आपके साथ आके बात करता हूँ कि हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या-क्या करना होगा। तो सबसे पहले है शारीरिक श्रम, दूसरा आता है पोषक तत्व और तीसरा आता है ऊर्जा। अब आप देखेंगे पोषक तत्व और ऊर्जा, पोषक तत्व और ऊर्जा के लिए ईश्वर ने खाने का प्रावधान किया है। हमें कहाँ से मिल रहा है पोषक तत्व और ऊर्जा? हमें खाने का प्रावधान किया है, पोषक तत्व के लिए भी और ऊर्जा के लिए भी। अब देखिए कि हम खाना कुछ भी खाते हैं, तो मोटे तौर पे खाने को 2 भाग में बाँटा गया है। एक भाग है जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट होते हैं। इनको हम क्लब कर देते हैं तो पोषक तत्व कहते हैं और दूसरा भाग केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट होता है। यदि हम सब्ज़ी खाते हैं, अन्न खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। यदि हम फल खाते हैं तो उसमें फ्रुक्टोज़ होता है। यदि हम दूध पीते हैं तो उसमें लैक्टोज़ होता है। तो आप देखेंगे कि होता सबका कार्बोहाइड्रेट किसमें बनता है? शुगर जाके बनेगा। फल में जो फ्रुक्टोज है वो क्या बनेगा? शुगर जाके बनेगा। दूध जो हम पीते हैं या दही जो हम खाते हैं उसमें लैक्टोज होता है, जो क्या बन जाता है? शुगर बन जाता है। तो आप देखें कि खाना खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है या जो फ्रुक्टोज है या लैक्टोज है, हमारे शरीर के अंदर पचने के बाद शुगर बन जाता है। तो शुगर क्यों बनता है? कार्बोहाइड्रेट शुगर क्यों बनता है? शुगर इसलिए बनता है कि हमारे शरीर को जितने भी हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं या जितने भी सेल्स हैं, उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत शुगर होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत शुगर होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि कार्बोहाइड्रेट या फल का फ्रुक्टोज या दूध का लैक्टोज या दही का लैक्टोज ये खाना खाने के बाद शुगर बन जाता है। अब आप देखेंगे कि शुगर से ऊर्जा कैसे बनता है, शुगर से ऊर्जा कैसे बनता है। और मैं आपके ध्यान में लाऊं कि ऊर्जा और प्राण एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। मतलब हम कहते हैं कि हम जिंदा हैं तो उसका हमें प्रमाण क्या होता है? उसका प्रमाण होता है कि हमारे शरीर के अंदर में प्राण है। जब तक प्राण है हम जीवित हैं। तो प्राण और ऊर्जा, यूं कहिए कि प्राण की इकाई को हम ऊर्जा कहते हैं। तो प्राण और ऊर्जा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो आपके ध्यान में आएगा कि ऊर्जा कितना महत्वपूर्ण है। मतलब जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा है, इसका मतलब हम जीवित हैं। जिस दिन हमारे शरीर से ऊर्जा निकल गया, इसका मतलब हम मृत्यु को स्वीकार कर लिए, मृत्यु का आलिंगन कर लिए। तो अब देखें कि कार्बोहाइड्रेट शुगर बनने के बाद ऊर्जा में कैसे तब्दील होता है। हमारे शरीर में मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग हार्ट के बारे में जानते हैं कि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर में, किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारे लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पर एक अंग है जो बहुत छोटा है, उसके बारे में शायद हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं और उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। उस अंग का नाम है पैनक्रियाज, जिसको कि हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, स्वादुपिंड कहते हैं, पैनक्रियाज। वो पैनक्रियाज कहाँ पे? ठीक हमारे लीवर के पीछे है। इतना छोटा सा अंग है जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। पर पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे शरीर में करता है। उनके जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर हमारे ध्यान में इतना नहीं रहता है। तो क्या फंक्शंस है पैनक्रियाज के? पैनक्रियाज के फंक्शन को हमने 2 भागों में बांटा है, एक है एक्सोक्राइन और एक दूसरा है एंडोक्राइन। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है कि हमारे पैनक्रियाज में कई प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल। पर आज हम फोकस रहेंगे बीटा सेल्स पे। मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे कि पैनक्रियाज में कई प्रकार के सेल्स हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल, और सारे सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। पर आज हम चर्चा करेंगे बीटा सेल्स का। बीटा सेल का काम होता है हमारे बीटा सेल का काम है कि हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण करे, और इंसुलिन के निर्माण होने के बाद जो हमने बताया कि खाना खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है या जो फ्रुक्टोज है या जो लैक्टोज है, जो शुगर बनता है, वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड से शुगर को लेके सेल्स में पहुंचाता है। क्योंकि ऊर्जा किसको चाहिए? हमारी शरीर की इकाई सेल्स है,
तो ऊर्जा किसको चाहिए? हमारी इकाई को चाहिए, सेल्स को चाहिए। तो इंसुलिन का देखेंगे ये सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर घूम रहा है उसको लेके और सेल्स में पहुंचा दिया। पर सेल्स में शुगर के पहुंचने मात्र से शुगर ऊर्जा में तब्दील नहीं होता है। शुगर को ऊर्जा में तब्दील होने के लिए शुगर को टूटना पड़ेगा, शुगर को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, शुगर को मेटाबोलाइज होना पड़ेगा, और शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए प्राण वायु की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम जो सांस ले रहे हैं इसमें ऑक्सीजन होता है और ये हमारे खून में घुल जाता है। और जैसे हमने आपको समझाया कि इंसुलिन हमारे ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में कई कंपोनेंट हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जो हमने ऑक्सीजन लिया है उसको लेके और सेल्स में पहुंचा देता है। तो आप देखेंगे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच गया और शुगर पहुंच गया। अब मैं आपको आगे बढ़ूं इसके पहले मैं बताऊं कि शुगर के 3 एलिमेंट होते हैं। शुगर में 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब शुगर में भी ऑक्सीजन है। हमने जो बाहर से ऑक्सीजन लिया, जब वो शुगर के साथ जाके मेटाबोलाइज करेगा, शुगर को तोड़ेगा, तो शुगर के टूटने पे ऑक्सीजन एनर्जी बनेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O पानी बनेगा। जब आप देखेंगे सुबह में हम जॉगिंग करते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं, तो पसीना गिरना शुरू होता है। उसी समय पसीना क्यों गिरता है? अभी पसीना क्यों नहीं गिर रहा है? सुबह में जब हम वर्कआउट करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, तो पसीना गिरता है। उस समय पसीना इसलिए गिरता है कि जितना हम शारीरिक श्रम करेंगे उतना ऊर्जा की जरूरत होगी, और जितना ऊर्जा की जरूरत होगी उतना शुगर ब्रेक डाउन होगा, और जितना शुगर ब्रेक डाउन होगा, शुगर में 3 एलिमेंट है, तो शुगर 3 चीजों में परिवर्तित होगा। ऑक्सीजन ऊर्जा बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O पानी बनेगा जो पसीना के रूप में बाहर आएगा, और ऑक्सीजन कार्बन CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं वो बनता है। अब आपके ध्यान में आ गया कि हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बनता है, और हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पोषक तत्व और ऊर्जा की जरूरत है, और ये इन चीजों की पूर्ति हमारे खाने से होता है। अब देखिए कि ऊर्जा कितनी जरूरत है। प्राण का दूसरा नाम है, प्राण की इकाई को हम ऊर्जा कहते हैं। तो आप देखिए कि ऊर्जा इतना जरूरी है, और हमारी ऊर्जा के, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन रहा है, जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, उसका प्रमुख स्रोत शुगर है। पर आज के दिन में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। किसको लेके? शुगर को लेके। क्यों? क्योंकि हम लोग की जीवन जो है, कैसे जीना है, जीवन को कैसे जीना है, इस चीज को हम भूल गए हैं। समय के अंतराल के साथ हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, इनको हम भूल गए हैं। और हमारे जहन में एक ही मकसद रहता है कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। भौतिक रूप से हमें आगे कैसे बढ़ना, प्रोफेशनल रूप से आगे कैसे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा धन को कैसे हम कमा सकते हैं। और इस बात को हम भूल जाते हैं कि जीवन जीना एक प्राकृतिक कला है। जीवन जीना कला नहीं है, एक प्राकृतिक कला है। तो आज उस पे हम चर्चा करेंगे। अब आप देखिए कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है, पर किसी कारण से हमारे पैनक्रियाज का फंक्शन स्लो हो जाता है। पैनक्रियाज का फंक्शन क्यों स्लो हुआ, हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी केवल हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किसी कारण से हमारे पैनक्रियाज का फंक्शन स्लो हो गया। मतलब बीटा सेल या तो डिजेनरेट कर रहा है, या बीटा सेल अनहेल्दी हो रहा है। 2 कारण है, बीटा सेल डिजेनरेट कर रहा है या बीटा सेल अनहेल्दी हो रहा है। मतलब बीटा सेल का नंबर निरंतर घटता जा रहा है, और दूसरा, बीटा सेल यदि है भी तो हेल्दी नहीं है। परिणाम स्वरूप इंसुलिन नहीं निकल पाता है, और जब इंसुलिन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं होता है तो हमारे ब्लड से शुगर को सेल्स में नहीं पहुंचा पाता है। ये पहला कारण है कि इंसुलिन का सही से निर्माण नहीं होना। दूसरा कारण है कि इंसुलिन बन तो रहा है, पर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इंसुलिन के सही उपयोग नहीं होने के पीछे क्या क्या कारण है? तो इंसुलिन के सही सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे 3 कारण है। पहला, कोलेस्ट्रॉल, दूसरा हाइपर एसिडिटी, और तीसरा टॉक्सिन। अब बीटा सेल जो डिके हो रहा है, बीटा सेल जो डीजेनरेट हो रहा है, बीटा सेल जो अनहेल्दी हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे आप देखेंगे तो कई एक कारण है, जिसमें सबसे पहला अभी तक हम जो जानते आए हैं कि जेनेटिक एक कारण है।
आज के दिन में जेनेटिक बहुत पीछे छूट गया। हम लोगों ने बजाबते इस पे सर्वे किया था। भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से 2013 में 2013 में राजस्थान के भीलवाड़ा में हम लोगों ने एक सर्वे किया था, बच्चों के ऊपर, 5 से 15 साल के बच्चों के ऊपर सर्वे किया था, समझने के लिए कि बच्चों में डायबिटीज कैसा है। और दूसरा, जो अभी तक हम ये मानते आ रहे हैं कि डायबिटीज के मूल कारण जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को हो तो हम में होने की संभावना है। तो ये वाकई ऐसा कारण है क्या? तो हम लोगों ने करीब 96,600 बच्चों पे अपना सर्वे किया था और 96,600 में से 7,600 बच्चे ऐसे पाए गए जिनको डायबिटीज था। अब आप देखें, 5 से 15 साल के बच्चों में 2013 में, हमसे 2013 में आप पूछते कि डॉक्टर डायबिटीज के हमें कब से सावधानी बरतना है, तो हम आपको कहे होते कि हमें 35 साल के बाद सचेत होना है, हमें देखना है कि हमें डायबिटीज तो नहीं है। पर हमारे लिए भी वो आंख खोलने का काम किया था, जो सर्वे था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से। तो वो हमारे लिए आई ओपनिंग का काम किया था कि 96,000 बच्चों को हमने, 96,600 बच्चों पे हमने सर्वे किया था। उसमें से 7,600 बच्चों को डायबिटीज पाया गया। और दूसरा, 7,600 में से 7,000 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को डायबिटीज नहीं था। मतलब हम अभी तक ये समझ रहे थे कि डायबिटीज के मूल कारण जेनेटिक्स है, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो 7,600 में से 7,000 बच्चों में जेनेटिक का लक्षण नहीं था। तो डायबिटीज के जो हमारे बीटा सेल डिके हो रहे हैं, डीजेनरेट हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? तो जेनेटिक है, पर जेनेटिक इनसिग्निफिकेंट है आज के दिन में। तो दूसरा कारण है कि जो हम खाना खा रहे हैं, रोटी चावल दाल सब्जी, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर का हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि रोटी चावल दाल सब्जी हम खा रहे हैं, पर आज के दिन में हमारे रोटी चावल दाल सब्जी में भी पोषक तत्व की कमी हो गई है। और कौन से पोषक तत्व की कमी हुई है जिसके कारण हमारे बीटा सेल का फंक्शन इरेगुलर हो गया है? तो वो है क्रोमियम, सेलेनियम, वैनेडियम, मैग्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारे पैनक्रियाज को चाहिए ही चाहिए। क्रोमियम, सेलेनियम, वैनेडियम, मैग्नीशियम हमारे पैनक्रियाज को चाहिए हेल्दी करने के लिए। पर आज के दिन में हमारे मिट्टी में इनका अभाव हो गया है। और जब मिट्टी में अभाव हो जाएगा तो हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें अभाव हो रहा है। नतीजा हो रहा है कि हमारे पैनक्रियाज जो है सो अस्वस्थ रहना शुरू हो गया है और बीटा सेल डीजेनरेट होना शुरू हो गया है। अब आप देखेंगे कि दूसरा कारण है खाने में पोषक तत्व की कमी, और तीसरा शारीरिक श्रम में कमी आना। उत्तरोत्तर आप देखेंगे हर दिन के साथ हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, उसके बावजूद आप देखेंगे कि हम लोग थोड़ा सा भी गंभीर नहीं है शारीरिक श्रम को लेके। जरूरत पड़ने पे हम स्कूटी से जाना पसंद करते हैं, हम मोटरसाइकिल से जाना पसंद करते हैं, हम हमारे घर में, हमारे ऑफिस में यदि लिफ्ट हो तो हम लोग लिफ्ट से जाना पसंद करते हैं। क्योंकि सुबह में डेडिकेटेड हम खाना 3 बार 4 बार, चाय हम 2 बार 3 बार पीते हैं, पर हम सुबह में 1 बार डेडिकेटेड वॉकिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर शारीरिक श्रम करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। जबकि हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद हमें प्रयास करना चाहिए कि कुछ हमारा फिजिकल वर्कआउट हो, कुछ भी 100 कदम, 50 कदम, 20 कदम आप पर हमें करना है। तो शारीरिक श्रम में कमी बहुत आ गया। तो हमें इस बात को देखना है कि हमें शारीरिक श्रम, अच्छा ये मैं जरूर कह रहा हूं, पर जो लोग भी गीता पढ़ते होंगे उनसे मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है उनसे कि गीता के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक को आप पढ़ें। एक बार नहीं 10 बार पढ़े, क्योंकि गीता के एक एक शब्द के एक अपने अर्थ निकलते हैं। तो उस अर्थ को समझना होगा। तो आप देखेंगे कि उस समय में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज अर्जुन को कहे थे कि आप धर्म के लिए युद्ध तो जाने दो, आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक श्रम करना होगा। मतलब उस समय भी इस बात पे जोर दिया गया था कि हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो शारीरिक श्रम करना होगा। और तीसरा है हमारे शरीर में टॉक्सिन लेवल बढ़ जाना। पहला हुआ कि हमारे जेनेटिक्स हुआ, दूसरा खाने में पोषक तत्व की कमी हुआ, तीसरा शारीरिक श्रम हुआ, और चौथा टॉक्सिन लेवल का बढ़ जाना। अब देखिए कि जहां तक टॉक्सिन का बात है, हमारे शरीर में जो हमने बताया कि शुगर ऊर्जा में तब्दील होता है, तो शुगर जब ऊर्जा में तब्दील होता है तो हमारे शरीर में टॉक्सिन बनता है। तो ये हमारे ईश्वर को मालूम था कि
जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो टॉक्सिन बनेगा। तो बजावती उन्होंने हमारे शरीर में ग्लूटाथियोन हार्मोन का व्यवस्था किया है। ग्लूटाथियोन हार्मोन का काम है हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना। पर जो शरीर के अंदर टॉक्सिन बन रहा है, ईश्वर ने हमारे ग्लूटाथियोन हार्मोन का उस तरीके से निर्माण किया था। ईश्वर को मालूम ही नहीं था कि आने वाले समय में इंसान बाहर से टॉक्सिन अपने शरीर में लेगा। कहाँ से ले रहा है? जो हम हवा सांस ले रहे हैं, आज के दिन में हवा दूषित हो गया है, उसके कारण शरीर में टॉक्सिन बढ़ रहा है। दूसरा, जो हम खाना खा रहे हैं, फल सब्जी, उसमें हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालते हैं, उसके कारण टॉक्सिन बन रहा है। और तीसरा, तनाव। उत्तरोत्तर आप देखेंगे, हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं काफी मूव करता हूँ, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोगों में तनाव बढ़ता जा रहा है। जबकि जीवन एक सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है। जीवन को कहा जाता है कि जीवन का पर्यायवाची क्या है? तो जीवन का पर्यायवाची उत्सव है कि आप जहाँ पे हैं, जितने में हैं, आप उसको एंजॉय करें और कर्म करते रहें। मेहनत से मत भागे, मेहनत तो हमें करना है, तो मेहनत से भागे, पर उसको एंजॉय करें। पर हम लोग देखते हैं कि छोटी-छोटी बात में, जैसे हमारे मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, इंटरनेट अभी चला गया है, बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, इन छोटी-छोटी बातों पे भी हम देखते हैं कि हम तनाव लेते रहते हैं। तो जब भी हम तनाव लेते हैं, तो हमारे शरीर में टॉक्सिन बनता है। अब आपके ध्यान में आया? तो बीटा सेल जो हमारा डिजेनरेट हो रहा है, उसके पीछे 4 कारण हैं मुख्य रूप से। जेनेटिक, खाने में पोषक तत्व की कमी होना, शारीरिक श्रम का अभाव होना, और चौथा, शरीर में टॉक्सिन लेवल का बढ़ना। अब आप देखिए कि जब हमें डायबिटीज होता है, अब ऐसा क्यों? अब आपके ध्यान में आ गया कि डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज होता क्या है? दूसरा, ऊर्जा क्या होता है? अच्छा, डायबिटीज होगा तो हमें पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा कि हमें डायबिटीज है? तो मोटे तौर पे एक सिम्पटम देता है, पर हम लोग इग्नोर करते हैं। क्या सिम्पटम देगा? आपको प्यास ज्यादा लगेगी, आपको भूख ज्यादा लगेगी, आप बाथरूम ज्यादा जाएंगे, आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज होगा तो वजन घटना, आपको थकान लगना शुरू हो जाएगा। पर हम लोग क्या कहेंगे? थकान इसलिए लग रहा है कि आज हमने काम ज्यादा कर लिया। आपके मसल्स में क्रैम्प आएंगे तो हम खुद जस्टिफाई करेंगे कि आज हम वहां पे गए थे तो हम ज्यादा देर खड़ा रह गए थे। लेकिन ये सारे सिम्टम हैं। क्या क्या सिम्टम है? भूख का लगना, प्यास का ज्यादा लगना, थकना, बार बार बाथरूम जाना, उसके बाद हमारे मसल्स में क्रैम्प आना, और ये सारे सिम्टम हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारे सिम्टम के साथ जो सिम्टम होता है उसको हम डायबिटीज कहते हैं। पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा? अब जो ही हमें डायबिटीज होता है, हम कल्पामित के पास नहीं जाते हैं, हम सीधे डॉक्टर साहब के पास भाग के जाते हैं कि आप हमें डायबिटीज का दवा दें। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2 शब्द को समझना जरूरी है, तब हम समझ पाए कि वाकई डायबिटीज से हम फ्री हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। 2 शब्द को समझना जरूरी है। एक शब्द है केमिकल, और दूसरा है फाइटोकेमिकल। केमिकल जो सिंथेटिक होता है, जो फैक्ट्री में एक इंसान बनाता है, जैसे क्रोमियम, सिलेनियम, वैनेडियम, इन चीजों को हम फैक्ट्री में बनाएंगे तो उसको हम केमिकल कहेंगे। और ये सारे तत्व पौधा में उपलब्ध होता है, तो जब हम पौधा से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको फाइटोकेमिकल कहेंगे। अब आप देखेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। केमिकल एक साथ एन नंबर से ज्यादा यूज करेंगे तो शरीर को लाभ से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी करने के लिए करीब करीब 27 पोषक तत्व की आवश्यकता है, 27 न्यूट्रिशन की जरूरत है, तब जाके हमारे पैनक्रियाज हेल्दी होंगे। तो केमिकल में ये संभव ही नहीं था कि हम एक साथ 27 केमिकल को यूज करें, ये संभव नहीं था। तो एलोपैथ में उन्होंने 2 केमिकल को लाया, एक का नाम है ग्लिमिप्राइड और दूसरे का नाम है मेटफॉर्मिन, जो केवल और केवल शुगर को कंट्रोल करता है। वो हमारे पैनक्रियाज पे काम नहीं कर रहा है। अब स्वाभाविक तौर पे जब वो केवल शुगर को कंट्रोल करेगा, तो शुगर के कंट्रोल होने के दौरान भी हमारे पैनक्रियाज, हमारे बीटा सेल डीजेनरेट हो रहे हैं, हमारे बीटा सेल अनहेल्दी हो रहे हैं। नतीजा होगा कि वो धीरे 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 करके उसके डोज को बढ़ाते जाएंगे। स्वाभाविक तौर पे तो समस्या था कि हमारे बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा है, और हम बीटा सेल को रीजेनरेट नहीं कर रहे हैं। किसके द्वारा? मेटफॉर्मिन के द्वारा और ग्लिमिप्राइड के द्वारा। तो जीवन भर हम डायबिटिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पर कल्पामित परिवार से जो लोग भी जुड़े हैं, हम सब लोग भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हम माँ प्रकृति के गोद में बैठे हैं, हम माँ प्रकृति के गोद में खेल रहे हैं। हमारा जितना भी क्रियाकलाप है वो प्रकृति के
इर्द गिर्द घूम रहा है, प्रकृति के बीच में हम हैं, प्रकृति से ही हम जी रहे हैं, प्रकृति को ही अपना उत्सव मान के और हम उत्सव मना रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, जो हमने आपको बताया कि सिंथेटिक और केमिकल में एन नंबर से ज्यादा हम यूज करेंगे, एन नंबर का मतलब हुआ 8-10 से ज्यादा आप यूज करेंगे तो शरीर को लाभ से ज्यादा नुकसान होगा, जबकि हमारे पैनक्रियाज को करीब करीब 27 पोषक तत्व की जरूरत है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें पौधों का नॉलेज है। हमने इस पे रिसर्च करना शुरू किया और शुरू में करीब करीब 150 मेडिसिनल प्लांट्स को हमने रखा, और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं जिनका चर्चा आयुर्वेद की किताब में नहीं है, पर हम लोगों ने फिर भी उसको पोटेंशियल मान के रखा, क्योंकि डायबिटीज के रीजन चेंज हो रहे थे। जिस समय आयुर्वेद का किताब लिखा गया था, हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे महर्षि ने लिखे थे, उस समय डायबिटीज के कारण कुछ और थे, पर अभी कारण चेंज हो रहा था, तो उनको देखते हुए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत थी। और हम लोगों ने 150 मेडिसिनल प्लांट्स पे रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि 2.5-3 साल तक इस पे सतत रिसर्च चलता रहा, और 150 प्लांट्स था, उसमें से हम लोगों ने 3 मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया। एक का नाम है स्टीविया रिबोडियाना, दूसरे का नाम है सोरोपस एंड्रोगाइनस, और तीसरे का नाम है नाइजेला सैटिवा। इन 3 को हमने एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करके जो मैंने आपको बताया कि 27 के 27 उसमें फाइटोकेमिकल है। यहाँ पे जो वर्ड है केमिकल नहीं है, जो पौधा से हम निकाल के लाते हैं वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। और उस फाइटोन्यूट्रिएंट्स के फॉर्मुलेशन को जो हमने तैयार किया, उसका नाम भी आप देखें, इतना अच्छा नाम है, इतना सटीक नाम है कि हम खुश हो जाएंगे। आप देखेंगे उसका नाम है EMR, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। मतलब एनर्जी को मैनेज करने वाली जितने भी हमारे शरीर के अंदर में जो अंग है और जो प्रणाली है, उस पे वो काम करता है। तो सबसे पहले EMR का काम क्या है? EMR का काम है सबसे पहले हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। दूसरा, हमारे पैनक्रियाज को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन देके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 2-3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये हमारे बीटा सेल को रीजनरेट करेगा, बीटा सेल को रिजुवनेट करेगा। अब आप देखिए कि बीटा सेल रीजनरेट और रिजुवनेट होगा तो स्वाभाविक तौर पे इंसुलिन का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो हमें बाह्य रूप से मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड बीटा सेल को रीजनरेट नहीं करता है। जो बचा हुआ बीटा सेल है उसको स्टिमुलेट करके इंसुलिन निकालता है। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि EMR हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल को रीजनरेट करेगा, बीटा सेल को रिजुवनेट करेगा, और वहां से इंसुलिन का निर्माण स्वतः होता है। अब आप देखें कि बीटा सेल हमारा हेल्दी हो रहा है। अब हमने आपको बताया कि इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता, उसके पीछे रीजन है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, एसिडिटी का बढ़ जाना, और टॉक्सिन का बढ़ जाना। टॉक्सिन के बारे में हमने पहले ही बताया कि EMR हमारे शरीर से टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है। अब आप देखें कि कोलेस्ट्रॉल को न्यूट्रलाइज करता है। तीसरा, एसिडिटी, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करेगा, और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। और केवल इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में जब डायबिटीज मैनेजमेंट की बात होती है तो केवल और केवल लोग इंसुलिन तक रुके हुए हैं कि इंसुलिन के सिक्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए, इंसुलिन की यूटिलाइजेशन को कैसे बढ़ाया जाए। कल्पामित एक कदम आगे बढ़ता है। आपके ध्यान में मैं लाना चाहूंगा कि इंसुलिन का काम तो महज शुगर को सेल्स में पहुंचाना है, पर शुगर ऊर्जा में तब्दील हो उसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और जितने भी डायबिटिक हैं, 10 में 7 डायबिटिक जिनका थोड़ा सा 2 साल, 3 साल, 4 साल से ज्यादा डायबिटीज हो गया है, उनमें हेमोग्लोबिन लेवल नीचे रहता है, और उस हेमोग्लोबिन लेवल के नीचे रहने से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन घट जाता है। पर EMR के लेने से हेमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, और हेमोग्लोबिन के लेवल बढ़ने से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सुचारू रूप से होता है। तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर में शुगर को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए जितने भी हमारे आंतरिक अंग या आंतरिक प्रणाली को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पोषक तत्व की जरूरत था, उन सारे वाइटल ऑर्गन पे EMR काम कर रहा है। चाहे आप पैनक्रियाज की बात करें, आप इंसुलिन के सेंसिटिविटी बढ़ाने की बात करें, आप हेमोग्लोबिन की बात करें, तो जितने भी हमारे आंतरिक अंग शुगर को मेटाबोलाइज करके एनर्जी में तब्दील करने के लिए जितने भी हमारे आंतरिक अंग काम करता है, उस सारे अंग पे EMR प्रभावी रूप से काम करता है। नतीजा होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से बिटवीन 6 to 12 मंथ। तो EMR को लेना कैसे है, इस बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है।
पहले हम जो भी दवा ले रहे हैं, चाहे वो एलोपैथ का हो या आयुर्वेद का हो या होम्योपैथ का हो या यूनानी को, उस दवा को हम कंटिन्यू करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं। नहीं तो मोटे तौर पे लोग क्या करते हैं कि अच्छा हमें ईएमआर मिल गया तो हम इसको रोक दें। ईएमआर आपके पोषक तत्व के रूप में काम करता है, वो दवा नहीं है। आपके ध्यान में है कि नहीं मुझे डायबिटीज नहीं है, पर मैं ईएमआर का सेवन कर रहा हूँ। हमारे परिवार में हम 3 सदस्य हैं, हम तीनों सदस्य को डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, थायराइड नहीं है, माइग्रेन नहीं है, फिर भी हम लोग ईएमआर का सेवन कर रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि ईएमआर की एक खासियत है। लोग कहते हैं कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसको 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग है जिसको हम कहते हैं वेलनेस सेक्टर और दूसरा भाग है इलनेस सेक्टर। तो इलनेस में जो दवा का यूज होता है वो कभी भी वेलनेस में नहीं होता है, और जो वेलनेस में यूज होता है वो इलनेस में नहीं होता है। इसको आप देखेंगे कि ईएमआर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो संगम है, प्रयागराज है, संगम है वेलनेस और इलनेस का। मतलब हम ईएमआर को स्वस्थ आदमी को दे सकते हैं, क्यों? ताकि वो स्वस्थ जीवन जिए, वो डायबिटीज उनके पास प्रिवेंटिव के रूप में, उनको डायबिटीज हो ही नहीं उनको ब्लड प्रेशर हो ही नहीं, उनको माइग्रेन हो ही नहीं, उनको थायराइड हो ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग उनको देते हैं। पर जो अस्वस्थ लोग हैं उनका धीरे 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 करके, तो शुरू में जो भी आप दवा ले रहे हैं उसको लेते रहेंगे, और उसके साथ में हमें ईएमआर को देना है। मोटे तौर पे ईएमआर को 2 बार लेना है। सुबह नाश्ते से पहले 2 ml गुनगुना पानी में लेना है, रात में खाना खाने के बाद 2 ml गुनगुना पानी में लेना है। पर 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे ईएमआर को 3 बार लेना है। कौन कौन सी परिस्थिति? पहला, यदि कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है, और इंसुलिन के बारे में बताऊं, जैसे डायबिटीज के बारे में लोग कहते हैं कि डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। मेरी बात पे आप यकीन करें, यदि वो डायबिटीज टाइप 2 है, डायबिटीज टाइप 2 है, तो उनका इंसुलिन बंद होगा। वहां पे ईएमआर को 3 बार देना है। ईएमआर सुबह में नाश्ते से पहले, दिन में खाना खाने के बाद और रात में खाना खाने के बाद। दूसरा कंडीशन है कि यदि किसी इंसान को उनके किडनी का प्रॉब्लम, उनका किटनाइन लेवल बढ़ा हुआ है और किटनाइन लेवल 3 से 4 है, तो वहां पे हमें ईएमआर को 3 बार देना है। और तीसरा, एक छोटा सा जख्म हो जाता है, वो जख्म भरता नहीं है, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि इसको तो एम्पुचुएट करना पड़ेगा, सर्जरी करके हटाना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि सर्जरी करेंगे तो यहाँ पे जख्म होगा कि नहीं होगा, और यदि वो जख्म नहीं भरेगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि अब तो इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। अब आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे इंसान को ईएमआर 3 बार दे, और साथ में दिन में 2 से 3 बार ईएमआर का उस पर लोकल एप्लीकेशन करें, या तो आप स्प्रे करें या कॉटन के मदद से उस पर डालें। 35 से 40, 25 से 40 दिन जाते जाते उनके जख्म, कितना बड़ा भी जख्म, हमने खुद देखा है, कुछ जख्म ऐसे थे कि जख्म को देखते हमारे आंख से आंसू गिर जाते हैं। इतने दिनों से काम करने के बाद भी कुछ ऐसे जख्म हैं जिसको देखने के बाद स्वतः आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। पर उसके बावजूद वहां पे हमने ईएमआर 3 बार पिलाया, 2 से 3 बार लगवाया। थोड़ा सा टाइम लगा, 25 से 40 दिन की जगह 50 दिन लगा, पर उनका जख्म पूरा के पूरा हिल हुआ है। 80% नहीं, 90% नहीं, 100% उनका जख्म पूरा हुआ है। अब देखिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि इंसुलिन बंद हो रहा है, उनके जख्म भर रहे हैं। और जैसा मैं बताया, 6 से 12 महीने तक यदि हम ईएमआर को लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि जिस सज्जन को डायबिटीज है उनका उस समय एज क्या है, उनको डायबिटीज कितने समय से है, और उनके जीवन का वो कैसे जी रहे हैं, जीवन प्रणाली क्या है, उनका भोजन कैसा है, उनके हैबिट्स क्या है, उस पर निर्भर करेगा। तो एक 6 महीने से 12 महीने तक जाते जाते इंसान डायबिटीज फ्री जीवन जीना शुरू कर देता है। अब आप देखेंगे कि डायबिटीज फ्री जीवन जीने के लिए केवल ईएमआर ही नहीं, जैसा मैं बताया कि एक प्राकृतिक कला है। स्वस्थ जीवन जीना, मधुमेह मुक्त जीवन जीना एक प्राकृतिक कला है। तो प्राकृतिक कला में केवल ईएमआर ही नहीं आता है, उसके साथ आता है हमारे खाने पीने में बदलाव लाना। खाने पीने में हमें क्या बदलाव लाना है? सबसे पहले सुबह में हमें अंकुरित अनाज से दिन का शुरुआत करना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि यार 7 के 7 दिन हम अंकुरित अनाज नहीं खाएंगे, तो फ्रूट से शुरुआत करें, सलाद से शुरुआत करें, पर शुरुआत करें अंकुरित अनाज से। और अंकुरित अनाज में जो सबसे सुपाच्य अनाज है वो है मूंग। चना भी आप ले सकते हैं, पर सबसे सुपाच्य है मूंग, इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो खाने में शुरुआत करना है अंकुरित अनाज से। दूसरा, जब भी हम खाना खाने बैठे तो 30% हम पहले सलाद खाएं। सलाद में कौन सा सलाद खाना है? जो सीजनल और लोकल अवेलेबल हो, भले ही वो गाजर ही क्यों ना हो, वो बीट रूट ही क्यों ना हो, जो भी हो,
उस समय आपके सीजन में कैबेज हो, बीट रूट हो, कैरट हो, ऑनियन हो, कुछ भी है, उसको 31% आपको पहले खाना है और फिर खाना खाना है। खाना अपनी मर्जी से खाएंगे, आपका जो भी मर्जी है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी। चावल के बारे में केवल 2 चीज का ध्यान रखना है कि चावल बनने के आधे घंटे के अंदर खा लेना है। चावल बनने के आधे घंटे के अंदर खा लेना है। और दूसरा, चावल की मात्रा कभी भी सीमित होना चाहिए, एक आदर्श मात्रा होना चाहिए, 1 अंजलि से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम दोपहर में चलेंगे। दोपहर में यूजुअली हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय के पहले या तो हम थोड़ा सा फ्रूट्स ले लें, या सलाद ले लें, या अंकुरित अनाज ले लें। और कहीं हम ऐसे बैठे कि जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम 1 गिलास पानी पी लें। 1 गिलास पानी पीने के बाद ही हम चाय पिए। ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ कि चाय के पीने से एसिडिटी बनता है, और पानी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, उसको डाइल्यूट करेगा, एसिडिटी को कम करेगा। तो जब भी आप चाय पिए, तो चाय पीने के पहले सबसे पहले तो चाय कितना कम पिए। दूध वाला चाय, हमारे कल्पनामित परिवार का चाय है, उस चाय को आप दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार पिए, आपको कुछ ना कुछ लाभ देगा, नुकसान का तो सवाल ही नहीं है। पर जो दूध वाला चाय है, एक तो सबसे पहले हम कितना कम पिए, और पीने के पहले भी हम उसको पानी, 1 गिलास पानी पी लें, फिर हम चाय पिए। हम, जैसा मैं बताया कि हमारे कल्पनामित परिवार का चाय खुद भी पिए और लोगों को भी पिलाएं। खुद भी पिए, और जो आपके यहाँ कुटुंब आते हैं, आपके यहाँ दोस्त आते हैं, उनको भी आप पिलाएं, उनको भी प्रोत्साहित करें। क्योंकि उस चाय में वो सारे तत्व हैं जो हमारे शरीर में एसिडिटी जाने दें, अल्कनाइज करता है बॉडी को, और दूसरा हमारी इम्यूनिटी पे काम करता है। हमारे इम्यूनिटी पे जो चाय है, इम्यूनिटी पे काम करता है। तो आप देखेंगे कि खाने में हमें 30% सलाद खाना है, दूसरा अंकुरित अनाज खाना है, रात के खाने में फिर से 30% सलाद। रात के सलाद में केवल एक ध्यान रखना है कि रात में हमें मूली नहीं खाना है। रात में मूली का सलाद नहीं खाना है, दिन में हम खाएंगे, रात में नहीं खाएंगे, क्योंकि मूली वायु प्रधान होता है, और रात में हमारे शरीर में ऐसे ही गैस बनते रहते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो खाने में, तो ये मार्ग के साथ दूसरा आ गया खाने पीने में ध्यान रखना। तीसरा आता है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम को हमें अपनाना ही चाहिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए। चौथा आता है सोना। सोना को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, जबकि सोना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना खाना और शारीरिक श्रम। तो इसका टाइम क्या है? इसका टाइम है रात के 11 बजे के आजू बाजू, 10 मिनट प्लस 10 मिनट माइनस हमें सो जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ कि जो प्रकृति है उसमें एक सॉरी घड़ी लगा हुआ है, और हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक लगा हुआ है। ये दोनों क्लॉक जब आपस में मिलता है, तो हमें गाढ़ी निद्रा आती है। अब आप देखिए, शाम के समय सूर्यास्त हुआ, पक्षी का बोलना बंद हुआ, तो हम मान लें कि प्रकृति सोने चली गई। और सुबह में 4 साढ़े 4 बजे आप देखेंगे कि पक्षी का बोलना शुरू हुआ, मतलब प्रकृति जाग गई। तो प्रकृति के जागने के 5.5 घंटा पहले हमें सोने का प्रयास करना चाहिए, और हमें 5.5 घंटा, कम से कम 5.5 घंटा सोने का प्रयास करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 4:30 के पहले 5.5 घंटा आप गिनेंगे, तो 11 बजे के आजू बाजू जा रहे हैं। तो हमें 11 बजे के आजू बाजू सोने का प्रयास करना चाहिए। इस 3 के अलावा 2 चीजों को और हमें ध्यान रखना है। एक, ओम का उच्चारण करना। ओम 10 बार सुबह में उच्चारण करना है, और एक 10 बार शाम में हमें उच्चारण करना है। और पांचवा, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद 10 मिनट हमें धूप में जाके नहाना है। नहाने का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर पे कम से कम कपड़ा हो, बनियान में हम हो, हम चड्डी में हो, पीछे से थोड़ा सा ये हो। तो कब करना है? सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। क्यों? क्योंकि हमारे विटामिन डी बहुत जरूरी है। रैदर मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ कि 2 महीने तक आपने ये मार दिया और आपको अपेक्षित परिणाम नहीं आया, तो आपको थोड़ा सा भी विचलित होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधे उनका विटामिन डी का टेस्ट कराएं, और जो ही हम उसके विटामिन डी के लेवल को बढ़ाएंगे, हमें अपेक्षित परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। तो विटामिन डी का सोर्स क्या है? विटामिन डी का सोर्स है सूरज की किरणें। सूरज की किरणें में आप देखेंगे कि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, ए बी सी, और यहाँ पे जो हमें विटामिन डी के लिए जरूरत है, वो चाहिए अल्ट्रा वायलेट बी रेज। और बी रेज जितना हमें चाहिए 280 nm या 320, वो यूजुअली सूर्योदय के 2 घंटे के बाद ही पृथ्वी पे पहुंच पाता है। और कहीं कहीं तो जहां पोल्यूशन ज्यादा है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, सूरत है, वहां पे तो फिर भी उतना डिग्री में नहीं पहुंच पाता। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े शहरों में लाइक दिल्ली, मुंबई,
सूरत, जो जहाँ पे भी पोल्यूशन ज्यादा है, वहाँ 10 में 9 लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। कुछ लोग सूरज के सामने बैठ रहे हैं फिर भी कमी होती है। फिर भी हमें सूर्योदय के 2 घंटे के बाद 10 मिनट हमें स्नान करना चाहिए, सूर्य स्नान करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि 2 घंटे के बाद हमें ऑफिस जाना होता है, हमें काम पे जाना पड़ता है। कोई बात नहीं है, विटामिन डी हमारा शरीर स्टोर करता है, तो आप सप्ताह में 1 दिन करें। पर 1 दिन में 10 मिनट है, तो सप्ताह का मतलब 60 मिनट, 1 घंटा। 15 दिन में एक बार आप करें। 15 15 नहीं 150, करीब 2 आवर्स 30 मिनट। 2 आवर्स 30 मिनट आप जाके एक दिन टाइम निकाले, कोई एक दिन ब्रेक रहता है। और हम ये नहीं कहते कि जब विटामिन आप सूरज की रोशनी से स्नान करें, उस समय केवल सूरज की रोशनी से स्नान करें। आप उसको स्नान भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, पर विटामिन डी नितांत आवश्यक है। अब हम ये मार का सेवन करते हैं, खाने पीने में बदलाव लाते हैं, सोने में बदलाव लाते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। और अच्छा, ओम के उच्चारण कभी कभी हमारे दूसरे संप्रदाय के लोग, हमारे दूसरे धर्म के लोग नहीं कर पाते। आपको चिंता नहीं करना है, आप ध्यान कर लें। वहां पे आप ओम की जगह ध्यान कर लें। यदि आप ओम का उच्चारण नहीं करना चाहते, कोई नहीं, आप ध्यान कर लें। हमारा मेन मकसद है ध्यान। पर ध्यान करना उससे ऊपर, एक लेवल जब हम ऊपर जाते हैं, ओम के एक लेवल ऊपर जाते हैं, तो ध्यान में हम बैठ पाते हैं। तो ध्यान करना जरूरी है। तो हम इनको करते हैं, तो मेरी बात पे यकीन करें, 6 से 12-15 महीना जाते जाते हम मधुमेह मुक्त जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और मधुमेह मुक्त और डायबिटीज कंट्रोल और डायबिटीज फ्री में बेसिक डिफरेंस क्या है? डायबिटीज कंट्रोल का मतलब होता है कि हम दवा खा रहे होते हैं, हम दवा खा रहे होते हैं, और शायद हमारा शुगर लेवल कंट्रोल है। शायद वर्ड में बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि 10 में 8 लोगों में एलोपैथ दवा खाने के बाद भी उनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है। तो और दवा खाने के बावजूद भी 10 में 8 लोगों को शारीरिक तकलीफ रहता है। और डायबिटीज की तकलीफ को हमने 2 भागों में बांटा है। प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस लाइक हमारे काफ मसल्स में पेन रहेंगे, हमारे बैक मसल्स में पेन रहेंगे, शाम के समय सुस्ती रहेगी, रात में बाथरूम ज्यादा जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन आपको रहना शुरू हो जाएगा। और जहां आप 16 घंटा काम करने के बाद भी आप कहते थे कि मुझे थकावट नहीं हुई है, अब 8 घंटे 10 घंटे के बाद आपको थकावट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये कंटिन्यू करता है, तो 2 से 20 साल जाते जाते एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में तब्दील होता है। एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस का मतलब हुआ, वो हमारे हार्ट को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा, लीवर को डैमेज करेगा, कान को डैमेज करेगा, आंख को डैमेज करेगा, सुनने की क्षमता प्रभावित होगी। आपको एक छोटा सा जख्म हो जाएगा, वो जख्म नहीं भरेगा, और फाइनली डॉक्टर साहब कहेंगे कि इसको कट करना पड़ेगा। इतनी मानसिक त्रासदी से हमें गुजरना पड़ता है। और डायबिटीज फ्री जब हम ये मान लेते हैं, तो हमें लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि डायबिटीज फ्री में आप देखेंगे कि आपकी काम करने की क्षमता वापस आएगा। आपका जो शुगर लेवल है नॉर्मल रेंज में आएगा। आपको जो हमने तकलीफ बताया, वो तकलीफ पूरी तरीके से निकल जाएगा। जो तकलीफ हमने आपको बताया था कि यहाँ पे दर्द होना, यहाँ पे दर्द होना, और जब ये कंटिन्यू करता है, तब जाके एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस होता है। पर प्रीलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में राहत मिलना, आपके यूरिन से शुगर बाहर नहीं निकलेगा। और 5 माह आपकी शारीरिक क्षमता काम करने का अपने अपने उम्र के हिसाब से वापस आना। और जब डायबिटीज फ्री होता है, तो हमारे लिए सेलिब्रेशन होता है। हमारे लिए वो दिन उत्सव का दिन होता है। वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होता है, हमारे लिए दिवाली का दिन होता है। जानते मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? उस पेशेंट को मालूम नहीं है, पर हमें मालूम है कि जो ही वो इंसान डायबिटीज फ्री हुआ, अब उसके शरीर में सुचारू रूप से शुगर ऊर्जा में तब्दील होगा। और जब सुचारू रूप से उसके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा, तो उसके हार्ट को काम करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा मिलेगा, किडनी को काम करने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा मिलेगा, लीवर को काम करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा मिलेगा। मतलब जो ही इंसान डायबिटीज फ्री हुआ, तो सबसे पहले उसके जो आंतरिक अंग तिल तिल करके डैमेज हो रहे थे, वो डैमेज होना बंद होगा। और नेक्स्ट फेज में लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे जो हार्ट है, किडनी है, लीवर है, सारे ऑर्गन है और सारे सेल्स से बना है। और सेल्स के बारे में कहा जाता है कि उसको सुचारू रूप से ऊर्जा मिल रहा है, उसको पर्याप्त रूप से पोषक तत्व मिल रहा है, और शरीर में टॉक्सिन का लेवल मैनेजेबल लेवल में है, तो सेल्स रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। तो हार्ट के सेल्स भी, जो हार्ट डैमेज हो चुका है 50% 60%, अब उसके हार्ट के सेल्स रीजनरेट होंगे, और वहां पे सारे हेल्दी सेल्स होंगे। जो अनहेल्दी सेल्स होगा वो वहां से निकल जाएगा।
so would be the case with the kidney, so would be the case with the liver। तो हमारे हार्ट, किडनी, लिवर यदि 50 से 60% तक डैमेज हुए हैं तो वो फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और ये सबसे बड़ा कारण है कि बिना थके, बिना रुके, बिना झुके, निरंतर अविरल गति से प्रशंसा हो या आलोचना, दोनों को खुशीपूर्वक अपनी झोली में डालते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस एक मंतव्य के साथ, एक संकल्प के साथ कि हमें मधुमेह मुक्त समाज बनाना है, हमें स्वस्थ समाज बनाना है। अब आप देखिए कि मधुमेह मुक्त समाज, अच्छा, लेकिन अभी हम लोगों ने एक नया प्रोटोकॉल डेवलप किया है डायबिटीज के लिए कि हमें EMR के साथ, चूंकि आज के दिन में टॉक्सिन लेवल बढ़ गया है, तो हमें क्लियर टॉक्स, जो डायबिटीज का हमने प्रोटोकॉल बनाया है, क्लियर टॉक्स, EMR और कल्पवीटा देना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट शुरू के 3 से 6 महीने, 6 महीने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो 6 महीने के बाद वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ में जो मैं बताया, विटामिन डी पे ध्यान रखना है, विटामिन डी को हम करेंगे तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। अब आप देखें कि हमें डायबिटीज पे जो चर्चा करना था, हम कैसे एक मधुमेह मुक्त समाज बना सकते हैं, हम कैसे एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं, हम समर्पित भाव से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। समर्पित भाव से सुबह से शाम हमारे चिंतन में एक ही बात रहता है कि कैसे हम स्वस्थ समाज बना सकते हैं, कैसे हम मधुमेह मुक्त समाज बना सकते हैं। और ईश्वर की बड़ी हमारे ऊपर कृपा है कि हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब जैसा मैं बताया कि कल्पामित परिवार में हम लोग एक डेडिकेटेड वर्क फोर्स, एक काउंसलर बना रहे हैं जिनका नाम रहेगा डायबिटिक एडवाइजर। अभी से शुरुआत होगा और हमारा लक्ष्य रहेगा कि आने वाले 3 साल के अंदर हम 1 लाख डायबिटिक एडवाइजर बनाने जा रहे हैं, जो डेडिकेटेड, जितना अच्छा तरीका से संभवतः, अब वो आप निर्णय लेंगे, पर हमने एक अच्छे तरीके से आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। डिट्टो इसी प्रकार से कॉपी, डिट्टो इस तरह से कॉपी करके, जिस विश्वास के साथ मैंने आपको समझाया, इसी विश्वास के साथ हमारे डायबिटिक एडवाइजर उनको बताएंगे। और तब वो समय दूर नहीं रहेगा जिस संकल्प के साथ हम जी रहे हैं कि अभी जो हमारा अभियान चल रहा है, मधुमेह मुक्त समाज अभियान, ये आने वाले समय में जन आंदोलन का रूप लेगा, जन क्रांति का रूप लेगा। घर घर में हमारा अभियान पहुंचा रहेगा और वो हमारे उस दिन जो है सो हमें इस बात का एहसास होगा कि शायद हम मानव जीवन में जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिए थे, आज वो उद्देश्य धीरे धीरे हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ हैं। हम पुनः अपने कल्पामित परिवार की जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है अपने परिवार के सदस्यों से मिलना, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो आप लोगों से मिलना मेरे लिए उत्सव होता है। जब भी मुझे पता चलता है कि आज मेरा वेबिनार है, तो मेरे लिए उसी दिन होली हो जाता है, उसी दिन मेरे लिए, वही दिन मेरे लिए ईद, उसी दिन को मैं ईद के रूप में मनाता हूँ और उसी दिन को मैं होली के रूप में मनाता हूँ, दिवाली के रूप में मनाता हूँ। मेरे लिए उत्सव होता है। क्यों? क्योंकि हमारे इस अभियान को जितनी समर्पण के साथ, जितने विश्वास के साथ आप लोग बढ़ा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारा अभियान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हम कल्पामित मैनेजमेंट के जो सदस्य हैं, उनको पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हमें इतना अच्छा मौका मिला। और साथ में हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, बड़ी ही तन्मयता, बड़ी ही तल्लीनता और बड़ी ही गंभीरता के साथ, बड़े ही समर्पण भाव से, बहुत ही ईमानदारी के भाव से आप लोगों ने हमारी बात को सुना, समझा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अंतःकरण से संकल्प लिए होंगे कि इस अभियान को हमें जन आंदोलन का रूप देना है, हमें घर घर पहुंचाना है। इसके लिए आप लोगों को अपने हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं जो पिछले 3 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी परिवार के सदस्यों के प्रति मैं अपना ऋण स्वीकार करता हूं। मैं आप लोगों के प्रति ऋणी हूं कि आप लोगों ने हमारे इस अभियान को, हमारी सोच को, हमारी संकल्प को आगे बढ़ाया और आने वाले समय में घर घर तक पहुंचाएंगे। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, लेट्स लिव हेल्दी लाइफ एंड डायबिटीज फ्री लाइफ। हम निवेदन करेंगे अपने होस्ट से कि आके थैंक यू सर, थैंक यू जी जी, थैंक्स अ लॉट सर। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी और इतना अच्छा सब कुछ, हमें एक तरह से ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं हम आपकी इस मीटिंग को सुन के, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर की आवश्यकता होती है और आपकी मीटिंग हमारे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा का काम करती है। हम दोबारा से चार्ज हो जाते हैं। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे सर। थैंक यू।
और आप सभी साथी जो आज की इस जूम मीटिंग के अंदर आए हैं, आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से सुना और आगे भी हम लोग सर से निवेदन करेंगे भविष्य में हमें इस तरह की आशीर्वाद हमें देते रहें। थैंक यू। Thanks a lot. God bless you. थैंक यू सर।